नमस्कार दोस्तों। अभी जो नैनीताल में पत्थर फेंकने की घटनाएं होती जा रही हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। करीब 11 दिन हो चुके हैं। अब ये मामला इतना खतरनाक होता जा रहा है कि लोगों की जान पे बनाई है। सुधीर भट्ट जी हैं जो कि घायल हो गए इस पथराव की वजह से। और लोगों ने जो कमिश्नर साहब हैं दीपक रावत जी उनके पास लिखित में कंप्लेंट दी और उन्होंने एसएसपी साहब को आदेश दिया है कि टेक्निकल तरीकों से पता लगाया जाए कि ये कौन है जो पत्थर फेंक रहा है। टेक्निकल तरीके मतलब थर्मल कैमरे इंस्टॉल किए जाएं, ड्रोन कैमरे, इस तरीके से निगाह रखी जाए। सीसीटीवी तो रहेगा ही नीचे, ऊपर जंगल में भी। मैंने एक दो शॉर्ट वीडियो रील बनाई थी इस बारे में कि इसमें ये लंगूर का काम तो हो नहीं सकता क्योंकि रात में लंगूर एक्टिव नहीं रहते हैं। आप कभी भी देखना, शाम होते ही लंगूर पेड़ पे चढ़ जाएंगे और अगर उन्हें महसूस होगा खतरा तो एक बार अगर अलार्म कॉल करना होगा तो कर देंगे, लेकिन वो पेड़ के नीचे नहीं उतरते। और उन्हें जो खतरा होता है सबसे ज़्यादा वो टाइगर का नहीं होता, लेपर्ड का होता है। नैनीताल के जंगल में ऐसा नहीं है कि टाइगर कभी आता नहीं है। टाइगर नैनीताल के आगे जो पनगोट है, पनगोट के आगे भी सिगड़ी है, पनगोट से 6 किलोमीटर आगे, वहाँ टाइगर की मूवमेंट अक्सर रिकॉर्ड होती है। वो नैनीताल से करीब पनगोट 12 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर यानी कि 18 किलोमीटर दूर टाइगर की मूवमेंट रिकॉर्ड होती है। खुरपाताल इलाके में कई बार मुझे 2007 में घोड़े के मालिकों ने बताया था, क्योंकि मेरी ट्रैवल एजेंसी भी थी तो मेरे ग्रुप मूवमेंट होती थी खुरपाताल के एक रिजॉर्ट में। तो हॉर्स राइडिंग के लिए घोड़े मंगाते थे तो वो जल्दी निकलना चाहते थे। उनसे मैंने पूछा था भाई जल्दी क्यों जा रहे हो? बोले सर इस रास्ते में टाइगर मिलता है। मैंने कहा लेपर्ड मिलता है? बोला लेपर्ड नहीं, धारी वाला टाइगर मिलता है, घोड़ों पे हमला कर देता है। घोड़े खच्चर पे लेपर्ड जनरली हमला नहीं कर पाता है, लेकिन टाइगर को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि टाइगर की मूवमेंट नहीं है, टाइगर की मूवमेंट वहाँ पे भी है। नैनीताल में भी टाइगर की मूवमेंट हो सकती है क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। एक एक रात में टाइगर 40 किलोमीटर चला जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि टाइगर वहाँ ना पहुँच सके। लंगूर पेड़ पे बैठा होता है तो उसे क्या खतरा टाइगर का? नहीं, ऐसा नहीं है। टाइगर की समझदारी होती है, चालाकी होती है। वो जिस पेड़ पर लंगूर सो रहे होते हैं उसके नीचे जाके कई बार जोर से दहाड़ता है, और कोई लंगूर अगर बेपरवाह होता है या घबरा जाता है, उसका हाथ छूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तो पेड़ पे बैठे लंगूर को भी टाइगर का खतरा होता है इस तरीके से रात में। लेकिन लेपर्ड से तो खतरा ही खतरा होता है। लेपर्ड तो बड़े आराम से पेड़ पे चढ़ जाता है। जितने बेहतर तरीके से लंगूर पेड़ पे चढ़ते हैं, करीब करीब उतने ही बेहतर तरीके से लेपर्ड भी चढ़ जाता है। लंगूर की उंगलियां आदमियों की तरह होती हैं, थोड़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, ग्रिप अच्छी बनाती हैं। लेपर्ड के नाखून इतने मजबूत होते हैं कि उसकी उंगलियां वैसी नहीं हैं, लेकिन वो नाखूनों से पेड़ पे ग्रिप बना के वैसे ही छलांग लगा लेता है और वैसे ही एक डाल से दूसरे डाल पे चला जाता है। तो लंगूर तो नहीं है पथराव के पीछे, क्योंकि वो पेड़ से नीचे उतरेंगे ही नहीं रात को। रहा सवाल इंसान का, वो तो नंबर 1 है। 99% तो इंसान ही है, कोई नशेड़ी, कोई बदमाश, इस तरह का है। लेकिन जैसे मैंने पत्थर गिरते देखे हैं जो वीडियो में, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े गोल गोल पत्थर एक साथ में 20-20 आ रहे हैं। आदमी भी कर सकता है, वो एक पत्थर लुढ़काएगा, अगर उसके रास्ते में पत्थर है तो एक के बाद एक गोल पत्थर लुढ़कते चले जाएंगे। लेकिन इसमें संभावना भालू की भी हो सकती है 1%। भालू का नेचर है खतरे को धमकाना। ऐसा कई लोग, मैंने एक बार वीडियो बनाया था, हमारे रिजॉर्ट के पास में ही लेबरर्स रुके थे बरगद के पेड़ के नीचे, तो उन्होंने बताया था कि रात को भालू पत्थर फेंकता है। तो बाकी सारे लोग को ट्रस्ट होता है, एक दो होते हैं या जिन्हें बिल्कुल वाइल्ड लाइफ की समझ नहीं होती। तो मैंने दूसरे वीडियो बना के एक सबूत भी दे दिया था कि भालू पत्थर फेंकता है। कैप्टिविटी में भालू ने पत्थर फेंका, रिकॉर्डेड था कैमरे में, और वो मैंने फुटेज लगाई थी। तो भालू पत्थर फेंकता है। पुरानी बुक्स आप पढ़ोगे तो जो ग्राफिक्स हैं उसमें भी बाकायदा पत्थर उठा के हाथ से फेंकते हुए भालू को दिखाया गया, और निशाना भी सटीक होता है। हाथी भी पत्थर फेंकता है सूंड से, और निशाना भी गलत नहीं लगता है। 2-3 फीट के दायरे में ही पत्थर जाएगा, गोली की तरह से जाएगा। भालू ऊंचाई से पत्थर फेंकता है तो वो भी बहुत घातक होता है, और भालू ताकतवर होता है, बड़े बड़े पत्थर फेंकता है। तो ये सच है घटना कि वो भालू पत्थर फेंक के अपने
प्रतिद्वंदी को डराता है। इवन लेपर्ड पत्थर फेंकता है। और ये बात जो एक शिकारी हैं, मैंने 2 पॉडकास्ट उनके साथ शूट किए हैं, लखपत सिंह रावत जी गैरसैंण में रहते हैं, तो 50 से ऊपर मैन ईटर लेपर्ड्स मार चुके हैं वो। उन्होंने बताया कि लेपर्ड को जब लगता है कि आप उसका पीछा कर रहे हो तो इस तरह की हरकतें करता है, ऊपर से पत्थर लुढ़का देगा आपके ऊपर ताकि आप डर जाओ। लेपर्ड, जब लेपर्ड ऐसा करता है तो भालू तो करेगा ही। भालू का क्या होता है कि वो आपको डराना चाहता है कि यहाँ से चले जाओ। उन लेबरर्स की बात जिनकी मैं बता रहा हूँ कि वो उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे शेल्टर बनाया था, भालू का रेगुलर आने का वो रास्ता था, और बाद में रिसेंटली अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, उसी बरगद के पेड़ पे आके भालू चढ़ गया था। और जो लोकल्स आसपास के निवासी हैं उन्होंने भगाने की कोशिश भी की और वीडियो भी भेजा था। मैंने अपने वीडियो में दिखाया था पग मार्क, भालू के पग मार्क और जो भागने के निशान थे। तो उस पेड़ पे भालू का आना जाना था और उसको ये बात गवारा नहीं हो रही थी कि यहाँ पे ये लेबरर्स कैसे आ गए, पहले तो यहाँ रहते नहीं थे। तो वो पहाड़ी के ऊपर से पत्थर लुढ़का के उनको भगा रहा था। नैनीताल में भी जिस तरह से पत्थर लुढ़क रहे हैं, 1% केस ये हो सकता है। हालांकि वो टेम्परेरी सेटलमेंट नहीं है, नैनीताल में तो 1840 से बनी हुई कॉटेजेस वगैरह हैं, लेकिन ये हो सकता है कि कोई फीमेल भालू हो, बच्चे हो, अचानक से खतरा महसूस कर रही हो, या वो कोई इलाका छोड़ के आई हो, या भालू छोड़ के आया हो जहाँ से उसको दूसरे भालू ने भगाया हो, या इंसानों की वजह से उसे छोड़ना पड़ा हो। एक संभावना बन सकती है अगर वहाँ भालू की गुफाएं हैं, नाइट विजन कैमराज या सीसीटीवी लगाए जाएं। आजकल तो सीसीटीवी भी रात में देखते हैं, मालूम चल जाएगा। उन सारे इलाके में 100-150 सीसीटीवी लगाने हैं। सोलर वाले सीसीटीवी आते हैं, कोई कनेक्शन, कोई डीवीआर किसी की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल एक एक पेड़ पे या खंबे गाड़ के आप लगा दीजिए। दिन में वो सोलर से चार्ज होंगे, रात भर शूटिंग करेंगे, आपको फुटेज मिल जाएगी। उनके अंदर सिम कार्ड लगता है, मेमोरी कार्ड लगता है। सिम कार्ड की वजह से आप को कैमरा की फुटेज देखने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे लाइव फुटेज भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। 2-3 दिन में मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये तो भालू की घटना हो गई जो कि प्रैक्टिकल है। इंसान वाली बात भी है, प्रैक्टिकल है। लंगूर वाली बात प्रैक्टिकल नहीं है। डियर वगैरह ऐसा करते नहीं। एक आध पत्थर कभी कभी लुढ़क जाता है डियर से भी, रेगुलर वो जानबूझ के करें ऐसा नहीं संभव है। भालू का केस संभव है। अब लोग बहुत सारे बोलते हैं कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई पैरानॉर्मल घटनाएं हैं, तो उस बारे में कई लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आप चाइना पीक की चुड़ैल के बारे में बताइए। तो ये घटनाएं उससे रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उसका जिक्र आता है, हमारा ये पॉडकास्ट उस बारे में है, तो मैं उसका जिक्र कर दे रहा हूँ। जिन बातों का साइंटिफिक रीज़न मुझे समझ में आ रहा है वो भी मैं बता दूंगा, और बाकी घटनाओं का भी जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि कुछ छूट जाएगा तो आप बोलोगे आपने वो छोड़ दिया। लेकिन पैरानॉर्मल घटनाओं का इन पत्थरबाजी से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भालू से हो सकता है। अब जो पैरानॉर्मल घटनाओं की बात आती है, तो एक अयार पट्टा जंगल में और 12 पत्थर के आसपास बोला जाता है कि एक घुड़सवार है जिसका सिर नहीं होता, वो रात में निकलता है और घोड़े की टापों की आवाज़, यानी चलने की जो टप 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 आवाज़ होती है, वो आवाज़ बहुत सारे लोगों ने सुनी है और बहुत सारे लोगों ने रात में सिर कटा घुड़सवार भी देखा है। इवन जो अभी मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली, उसमें भी किसी ने कमेंट किया है कि रात के 2:30 बजे उन्होंने देखा था, गाड़ी के सामने आ गया, फिर वो अचानक पलट के चला गया। इन्होंने भी गाड़ी घुमाई, फिर वो एक लंबा रास्ता जो खुरपा ताल के बाईपास की तरफ से, वो जो वाटरफॉल के पास से बाईपास चढ़ता, वहाँ से जाके शायद वो घूम के आए। तो ये जो घटना है घुड़सवार देखने की, इसके बारे में जो साइंटिफिक रीज़न मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो अयार पाटा का जंगल है, बहुत ज़्यादा घना जंगल है। यहाँ तक कि आप बोल सकते हो कि दिन में भी सूरज की रोशनी बहुत सारी जगह में ज़मीन पर नहीं जाती है, और वहाँ पर चूने की गुफाएं हैं, चूना पत्थर की। इवन केव गार्डन भी ज़्यादा दूर नहीं है जिस पर टिकट लगा के आप देखने जा सकते हो। 12 पत्थर वगैरह में मैंने बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराई हैं। जब मेरी ट्रैवल एजेंसी थी तो ग्रुप आते थे, तो वो 12 पत्थर में ही एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते थे। पूरा इलाका मैंने बहुत घूमा है 2007 के आसपास, 2007 से लेकर 2010 के आसपास। बहुत सारी गुफाएं हैं। डर भी लगता है कहीं सांप वगैरह, अजगर वगैरह ना हो। ठंडा इलाका है, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं है कि वहाँ पे सांप ना हो। तो जब हवा वहाँ चलती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, हवा बहुत तेज़ चलती है। हवा जब एक छेद से घुसती है और दूसरे छेद से निकलती है,
तो कुछ ऐसी आवाज़ें बन जाती हैं जो कि घोड़े की टापों की तरह सुनाई देती है वो आवाज़। तो ये साइंटिफिक रीज़न है कि एक कारण ये हो सकता है घोड़े की टापों का सुनाई देने का, जिन लोगों को ऐसा हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो गलत बोल रहे हैं। हर किसी की भावना का सम्मान है, लेकिन जो साइंटिफिक और जस्टिफाइड रीज़न हमें समझ में आ रहा है उसको तो हमें। दूसरा, जो लोग बोलते हैं कि रात में उनको ये आकृति दिखाई दी, जिन्होंने कमेंट किया उनके बारे में तो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला है कि उनको तो गाड़ी की हेडलाइट में सामने से नज़र आया। लेकिन जिनको आभास होता है, वो एक टर्म होता है पेरिडोलिया। उसमें क्या होता है, आपको आकृति का आभास, काल्पनिक आकृति आपको नज़र आने लगती है। तो अयार पाटा के जंगल में क्या है, नैनीताल की खासियत है कि दिन में भी कोहरा आ जाता है। बारिश में तो आप जाइए, अचानक से आपको दिखना बंद हो जाएगा, कोहरा नहीं बादल होते हैं। तो एकदम से आप सड़कों पे चल रहे हो, आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। रात के टाइम पे अगर चंद्रमा वाली रात है, डालियां हिल रही हैं, कोहरा है, और जिस आदमी के दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पर सिर कटा घुड़सवार चलता है, दिमाग में तो घूम रहा है, तो उसका मन काल्पनिक चित्र बना लेता है, अपनी सोच के हिसाब से उसको दिखने लगता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को चंद्रमा में किसी का चेहरा नजर आ जाता है, कार की हेडलाइट में उन्हें लगता है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा है। कई बार बादलों की आकृति को घुड़सवार या इस तरीके से वो समझ लेते हैं, और साइंटिफिकली इसको बोला जाता है पेरिडोलिया। ये एक मेडिकल टर्म है जिसमें कि जो दिमाग में चल रहा होता है वो इंसान को नजर आने लगता है कुछ कुछ। तो जब सद्दाम हुसैन का शासन था, तो क्योंकि वो डिक्टेटर थे, तो उनको खुश करने के लिए लोग तरह तरह की बातें बोलते थे कि भाई ऐसा। तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था उस टाइम पे जो पहला युद्ध हुआ था अमेरिका और इराक का, जॉर्ज बुश सीनियर के टाइम का। बाद में वो युद्ध रुक गया था, दोबारा जब सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया था तब जॉर्ज बुश जूनियर की बात थी। जॉर्ज बुश सीनियर के बाद क्लिंटन आए थे, क्लिंटन के बाद जॉर्ज बुश जूनियर आए थे। तो उस टाइम पे बड़ी स्टोरी छपा करती थी। तो एक स्टोरी छपी थी कि एक महिला ने दावा किया, ऐसी बहुत सारी स्टोरी थी, एक मुझे याद है कि जब रात को वो छत पे गई तो उसने चंद्रमा देखा, चंद्रमा में उसे सद्दाम हुसैन का चेहरा नजर आया। तो अगर मैं नॉर्मल वे में देखूं तो मैं यही समझूंगा कि ये बटरिंग है, तानाशाह को खुश करने की कोशिश है कि भाई टैक्स माफ़ कर देगा, कुछ भी कर देगा, कुछ सुविधाएं दे देगा, तरह तरह से प्लीज़ करने का तरीका है। और अगर मेडिकल टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रॉब्लम पेरिडोलिया भी हो सकती थी, वो जिसमें वो कल्पना कर रही है और वो उसको नज़र आ रहा है। तो सिर कटा घुड़सवार लोगों के दिमाग में होता है, पेरिडोलिया के तहत वो उन्हें नज़र आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सिर कटे घुड़सवार की कहानी आई कहाँ से। तो आयरलैंड में कहानी चलती थी दुल्हन। वो दुल्हन क्या था, एक सिर कटा इंसान था जो काले रंग के घोड़े पर बैठता था, जिसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही होती थी घोड़े की, और जिसके मुंह से चिंगारियां निकल रही होती थी। दुल्हन का सिर कटा हुआ होता था, अपना सिर उसने अपने हाथ में पकड़ा होता था, सिर को उठा उठा के कैमरे की तरह से वो देखता था दूर दूर तक, जितनी दूर उसे देखना है। उसके हाथ में जो कोड़ा होता था वो इंसान की रीढ़ की हड्डियों से बना हुआ होता था। वो जिस बग्घी में चलता है वो इंसान की हड्डियों से बनी होती है, काले कफन से ढकी हुई होती है, चारों तरफ इंसान की हड्डियां लगी हुई होती हैं। उस बग्घी में जो लालटेन लगी होती है, इसमें लालटेन को जलाने के लिए इंसान की चर्बी का इस्तेमाल होता है। और जो पहिए होते हैं उसके बग्घी के, उसके जो स्पोक्स होते हैं, तीलियां, वो इंसान की जांग की हड्डियों से बने होते हैं। दुल्हन को मौत का दूत माना जाता है आयरलैंड में। जिसका नाम ले लिया उसने, उसकी मौत ऑन द स्पॉट। जिस किसी ने दुल्हन को देख लिया उसके ऊपर वो खून से भरी हुई बाल्टी फेंक देता है, वो आदमी उसी वक्त अंधा हो जाता है। लेकिन दुल्हन की वे कमजोरी है, सोना। दुल्हन दिख गया, सोना फेंक दो, धुआं बन के दुल्हन गायब। सोने का सिक्का फेंक दो, सोने की अंगूठी फेंक दो, सोने की पिन फेंक दो, कुछ भी। अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी आई कहाँ से, सोना फेंकने की घटना कहाँ से आई? क्या इसमें कुछ मनी इन्वॉल्व थी कि कोई इंसान डर जाए, पेरिडोलिया से उसे दुल्हन दिखने लगे तो अपना सोना उतार के फेंक दे, उसको लगा कि ये गायब हो गया, बाद में वो सोना को उठा के चल दे, जो भी संभावना हो। लेकिन ये ईसाई धर्म आने के पहले की घटनाएं हैं। उसके बाद ईसाई धर्म के, जब ईसाई धर्म आयरलैंड में आया, जैसा कि मैंने पढ़ा है वैसा बता रहा हूँ, तो वहाँ पर बलि प्रथा थी उसके पहले, उसको बोलते थे क्रोम डब। वो आयरलैंड के देवता थे, उन्हें बलि चढ़ाई जाती थी इंसान की।
उस बलि को रोकने के लिए ये दुल्हन की कहानी प्रचलित की गई बिना सिर वाले दैत्य की। तो जो पैरानॉर्मल घटनाओं में एक बहुत ज्यादा प्रचलित घटना है वो यही बिना सिर वाले घुड़सवार की। हालांकि वो दुल्हन नहीं है, दुल्हन तो मैंने रेफरेंस के लिए बताया। अब सवाल ये उठता है कि आयरलैंड में था तो नैनीताल से क्या लेना देना है? लेना देना है। 1840 में ब्रिटिशर्स ने नैनीताल को बसाया। कैसे बसाया लंबी कहानी है, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि नैनीताल पहले से बसा हुआ था। भारतीयों को पता था, बड़ी सुंदर जगह थी, और भारतीय जो लोग कुछ लोग वहाँ रहते थे वो किसी को पता नहीं बताते थे। एक अंग्रेज अफसर था, वो बिल्कुल ठान लिया उसने कि मैं आज ढूंढ के रहूँगा। लोकल लोगों से बोल रहा था जो वहाँ आसपास रहते थे, तो वो नहीं बता रहे थे। तो एक बहुत भारी पत्थर एक लोकल आदमी के कंधे पे रख दिया कि तुम इसको लेके चलते रहो जब तक तुम मुझे जगह नहीं बताओगे। उसको किसी ने बताया था कि ऊपर एक झील है, उसका रास्ता वो जानना चाह रहा था कि वो जो पहाड़ के ऊपर झील है उसका रास्ता नहीं बताओगे तब तक ये पत्थर तुम्हारे कंधे से नहीं उतरेगा। तो भी वो भटकाते रहे यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, थक के चूर हो गए, तो आखिरकार उन्होंने पता बताया। जब देखा कि इतना खूबसूरत जगह है, तो उन्होंने, पहले से वहाँ कुछ घर थे इंडियंस के, अंग्रेजों ने बताया। फिर अंग्रेज अफसर आने लगे और एक के बाद एक पुराने बंगलो बनते गए। उन्हीं बंगलों में से एक बंगलो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि बेवजह लोग डरेंगे। वहाँ बोला जाता है कैप्टन यंग की आत्मा भटकती है। ऐसे ही रात को निकलते हैं मार्च पे। तो आयरलैंड, ये जो घटना बता रहा था कि इसमें जब अंग्रेजों ने ढूंढ लिया तो जो अंग्रेज आगे रहे उसमें बहुत सारे आयरिश मूल के भी व्यक्ति थे। आप जिम कॉर्बेट साहब को जानते हैं। जिम कॉर्बेट साहब पैदा भी नैनीताल में ही हुए थे, उनका घर था नैनीताल में, और वो आयरिश मूल के ही थे। तो उनकी तरह से बहुत सारे आयरिश मूल के लोग थे। तो जो घटनाक्रम आयरलैंड में चलता था, जो जिस तरह के भूत या घोस्ट या पैरानॉर्मल घटनाएं वो लोग आयरलैंड में बातें करते थे, वो सीधे सीधे नैनीताल आ गई। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, कैप्टन यंग की आत्मा को बोला जाता है। ऐसे बहुत सारी जगह है। तो नैनीताल में एक घटना हुई थी भूस्खलन की 16 सितंबर 1880 को, जब जिम कॉर्बेट साहब 5 साल के थे। तो उनका घर अपोजिट डायरेक्शन में था। 5 साल के बच्चे की भी मेमोरी अच्छी खासी होती है। मेरी एक मेमोरी तो 1.5-2 साल की है। जब मैं था, कोई यकीन नहीं करता, मम्मी लोग को भी यकीन नहीं आता, लेकिन जब मैं घटना पूरी पूरी बताता हूँ तो उनको लगता है पता नहीं इसको कैसे मालूम है। जब रायपुर की बात है, जहाँ मेरा बर्थ हुआ छत्तीसगढ़ में, मैं घुटने घुटने चल के गया था एक मकान में, जो सरकारी घर था, उसमें जो मैं पोजीशन बताता हूँ वैसा ही था, वरना इतने छोटे बच्चे को कैसे याद होगा। और मैंने राइट टर्न लिया। स्टोव चपरासी ने बुझा दिया था, लेकिन उसकी एक कटोरी होती थी जो बुझने के बाद भी लाल रहती थी। उसको मुझे समझ में नहीं आया, मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया, मेरे हाथ जल गए, बस दर्द हुआ, ये याद है, मैं रोया। सीन कट। अगला सीन जो फीडेड है दिमाग में वो ये कि मैं लेटा हुआ हूँ, सफ़ेद रंग की शायद वो मच्छरदानी थी, मेरे हाथ में पीला पीला लगा था और कुछ पीली पीली रोशनी मुझे कमरे में दिख रही है। ये 2 सीन मेरी मेमोरी में है, जो कि पापा भी नहीं मानते थे, मम्मी को भी यकीन नहीं होता, लेकिन जब मैं बताता हूँ वो हुलिया, तो घटना हुई थी, मेरे हाथ जले थे ऐसे। बाई चांस रह गया होगा या कुछ, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी दे दी होगी भगवान ने मुझे। लेकिन मुझे अपनी एज के अकॉर्डिंग इसलिए याद रहता है कि मेरे फादर की पोस्टिंग 3-3, 4-4 साल के लिए रहती थी। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि 4 साल की उम्र, तो मैं रायसेन में मेरे फादर पोस्टेड थे। रायसेन की जो घटनाएं हैं, मैं तब 4 साल का था। उसके पहले 3 साल का पूछोगे तो इछावर सीहोर ज़िले में, रायपुर के बाद वहाँ आए थे। उसके बाद ऐसे से आप पूछोगे 6 से लेके 9, 9.5 साल तक तो पन्ना, 10 साल पवई, 11-12 साल अजयगढ़, 13-14 सिंगरौली, ऐसे करके मुझे वहाँ की बात है तो मैं इतने साल का था, इससे मुझे याद आ जाता है। हर किसी को याद आ जाए ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो एक ही घर में रहेगा उसके लिए डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिम कॉर्बेट साहब की मेमोरी रही होगी अच्छी खासी। तो उनकी मेमोरी का जिक्र मैंने क्यों किया था, एक पॉडकास्ट मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब ने इंडिया क्यों छोड़ा, किन बातों से वो डर गए थे, जिन बातों का उनके दिमाग पे असर पड़ा था। तो इस टॉपिक से हट गया, लेकिन बात तो बात है, हमें तो कुछ ना कुछ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बातें करनी है। ये जो पॉडकास्ट है ये हॉरर एंगल पे नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ पर ही है। भालू अगर पत्थर फेंक रहा है तो वाइल्ड लाइफ ही है, उसके साथ के जो बातें चलती हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब ने इंडिया इसलिए छोड़ा कि उन्हें लगा था कि उनके साथ
मारपीट हो जाएगी, उनको जान से भी मारा जा सकता है जो उनके विरोधी है। विरोधी क्यों है वो लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, उसका मैं यहाँ पे थंबनेल लगा दूंगा, आप देख लेना पूरा पॉडकास्ट। लेकिन उनके बचपन में जो उनके घर में जो बातें डिस्कस होती रही होंगी, उसमें एक बात ये थी कि उनके चाचा की मौत, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था जिसको कि कॉर्बेट साहब म्यूटनी बोलते थे, उसमें उनके चाचा को पेड़ से बांध के भीड़ ने जिंदा जला दिया था। बातचीत में जिक्र होता था इनकी माँ की साइड से भी किसी की मौत हुई थी 1857 की क्रांति में, वो घटना का जिक्र था। एक बताते हैं कि ये जो भूस्खलन था जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ 16 सितंबर 1880 का, उसका भी बहुत बुरा असर पड़ा था जिम कॉर्बेट साहब के दिमाग पे। हो सकता है अपने घर की बालकनी से उन्होंने भूस्खलन होते हुए देखा हो। उसमें बहुत सारे अंग्रेज दब के मर गए थे, इंडियन भी दब के मर गए थे, बहुत सारे तो दबे ही रह गए, जितने निकल पाए। तो पाइन करके, पाइन ओल्ड कब्रिस्तान करके है भवाली रोड पे, उन्हें वहां दफनाया गया। तो एक कहावत बोली जाती है कि आज भी वहां पर लोगों के रोने की आवाज़ आती है। ये मैं जो सुनी सुनाई बातें हैं, ये सब नेट पे भी अवेलेबल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नैनीताल के पैरानॉर्मल जो घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ कॉटेजेस ऐसे हैं, वो भी ज़्यादातर आयार पट्टा हिल्स पे बताते हैं कि जहाँ कदमों की आहट आती है, चलने की आहट आती है। इससे रिलेटेड बात केनेथ एंडरसन जिक्र कर चुके हैं बाकायदा, कि उसमें आवाज़ आती थी, आवाज़ रुक गई, उन्होंने एक्सपीरियंस किया। वो एक लंबी बात है, फिर किसी पॉडकास्ट में कवर कर लेंगे, अभी तो हम नैनीताल तक ही रहे तो बेहतर है। ऐसी एक घटना बोली जाती है, जब हम नैनीताल से अल्मोड़ा कौसानी रोड पे जाते हैं, अल्मोड़ा रोड पे, तो एक पुराना खंडहर है, उसमें बताते हैं पहले एक वॉचमैन रहा करता था अंग्रेजों के टाइम पे, और उसके अफसर बड़े सख्त थे, वो अपने अफसरों से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, तो उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से उसकी आत्मा वहाँ पर भटकती है, अक्सर लोगों को उस रोड पे परछाई दिख जाती है। बहुत सारे लोग बताते हैं उनकी कार के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाते हैं उस जगह पे जाके। नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर एक जगह है चाफी, वहाँ पर नैना देवी कुंड है, वहाँ बताते हैं कि वहाँ पर परियां रहती हैं, आछरी। आछरियों का निवास वैसे खैट पर्वत माना जाता है, जो मान्यताएं हैं, कई देवताओं की कथाएं भी हैं। जीतू बगड़वाल करके एक काफ़ी फेमस कथा है जो कि लोकगीतों में भी गाई जाती है, और उन्हें देवता का दर्जा दिया गया, आप गूगल कर लेना मिल जाएगा। तो उनके बारे में ये बोला जाता है कि उनको परियां ले गई थी। तो परियों का केस ज़्यादातर ये माना जाता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, तो परियां उसे ले जाती हैं, या कोई बहुत ही आकर्षक या सुंदर पुरुष दिखता है। जीतू बगड़वाल के केस में वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे, तो अपनी बहन की ससुराल जा रहे थे बहन को लिवाने के लिए, रास्ते में खैट पर्वत पड़ता था। माँ ने बोला था कि बेटा तू बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है, तू वहाँ पे बांसुरी मत बजाना। उन्होंने कहा नहीं बजाऊंगा, लेकिन वो दृश्य इतना सुंदर दिखा, कहीं सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए बैठे, दिल किया, बांसुरी बजा दी, तो परी आ गई। ये मैं मान्यताओं की बात बता रहा हूँ, इस पे हमें विज्ञान नहीं लगाना, हमें सिर्फ अभी बातें करनी है मान्यताओं के बारे में। विज्ञान तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। परी आ गई तो बोले चलो हमारे साथ। तो इन्होंने कहा भाई मैं तो बहन को लेवाने जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे धान की रोपाई करनी है, मेरे घर में बहुत सारे पेंडिंग काम है जो कि मेरे बिना नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कितना टाइम चाहिए, उन्होंने बताया मुझे धान की रोपाई करने तक का टाइम चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, इतना टाइम दिया। जीतू बगड़वाल अपनी बहन को लेके आए, फिर अपने घर आ गए, अपने काम काज में लगे। उन्होंने इस घटना को भूल गए कि परियों ने ऐसा बोला है, उनको लगा वो भी भूल गई होंगी। धान की रोपाई कर रहे थे, जिस दिन धान की रोपाई का काम कंप्लीट हुआ, परियां खेत में ही आ गई। तब इन्हें याद आया कि भाई ये तो मैंने वादा कर दिया था। बोली चलो, और वो वहाँ से ले गई। उसके बाद जीतू बगड़वाल के परिवार में बहुत सारी मुसीबतें आई, तो उन्होंने कहा देखो मेरे परिवार पे इतनी मुसीबतें आ रही हैं, करने वाला कोई नहीं है, मैं ही था। तो उन्होंने वापस आने की परमिशन दी, इस शर्त पे कि तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस आ जाओगे। तो एक देवता के रूप में आके उन्होंने अपने परिवार, अपने गांव की, वो बगड़वाल गांव का ही नाम है, समस्याओं का समाधान किया, इसीलिए उन्हें देवता का दर्जा मिला। ये कहानी है जीतू बगड़वाल की। कई घटनाएं होती हैं, अभी रिसेंटली एक लड़की के गायब होने की घटना हुई, बबीता पांडे, डेड बॉडी मिली नहीं दयारा बुग्याल ट्रैक पे। तो भी एक लोग जो वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, समाचार में भी आ रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है कि क्या परियां ले गई। और हालांकि उसमें भी भालू वाला एंगल काफ़ी हद तक है, मैं बता दूं आपको। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि भालू की गुफाएं भी तलाशी जाएंगी, क्योंकि वो झील को खाली करा लिया गया, वहाँ कोई अवशेष मिले नहीं जहाँ से गायब होने के समाचार थे। लेकिन एक एंगल हो सकता है
वो तो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन भालू, कई बार भालू की किडनैपिंग वाली कहानियाँ चलती हैं कि महिलाओं को उठा के ले जाता है। भालू तरह तरह की आवाज़ें निकाल लेता है, रोने की, महिलाओं के रोने की, ये सच है। कई लोगों ने अलग अलग घटनाएं बताई कि सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुष को भी किडनैप कर लेता है। एक किसी ने मुझे कोटद्वार साइड घटना बताई थी कि वो गुफा के अंदर पुरुष मिला था और खाने का सामान मिला था। महिलाएं मिली थी ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताई, पुरुष का ही बताया था कि नहीं, पुरुष का तो किसी ने बताया नहीं था, ये तो गूगल में है, सच्ची घटना है। अगर मुझे एडिटिंग के टाइम पे मिल गया तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि वो आदमी भालू की गुफा से मिला और उसमें खाने के खीरे वीरे इस तरह के सामान बिखरे हुए थे जो भालू ने उसके खाने के लिए छोड़े थे। हड्डियाँ वड्डियाँ बुरी तरह से टूटी हुई थी, उसको रेस्क्यू किया गया था। ये मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 8-10 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। महिलाओं की ऐसी घटनाएं कहानियों में है कि गुफा में बंद कर लिया, वो खाने पीने का सामान ला रहा है, पैर के तलवे को चाटता रहता है कि वो सेंसेस भूल जाए, अपने पैर पे खड़ी ना हो पाए। जब जाता है तो दरवाजे को बंद करके जाता है। ऐसी कहानियाँ चलती हैं। ऐसा मुझे कोटद्वार में बताया था कि महिला के रोने की आवाज़ सुनी, लोग ढूंढते ढूंढते गए तो मिली, तो उनके गाँव की ही महिला थी, वो लेके गाँव वापस आए। ऐसा मुझे एक सफारी गाइड ने बताया था। तो भालू की गुफाएं तलाशने पर भी, क्योंकि भालू ओमनीवोरस होता, खाता भी है मार के, इंसान को मार के खाता भी है, तो वहाँ पे भी वो घटना के भी सुराग मिल सकते हैं। उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो तो याद आया तो मैंने यहाँ बोल दिया। तो जो मैंने बताया, चाफी में भी आछड़ियों की कहानी बहुत ज़्यादा चलती है। वहाँ से लोग शाम के टाइम पे चले जाते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि 6 बजे के बाद यहाँ पर रुको मत। एक एबी बंगलो नाम से मैंने कहानी सुनी है कि चंपावत नैनीताल से ज़्यादा दूर नहीं है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक मुक्ति कोठरी है। एक डॉक्टर था जो कि मरीजों के मरने की डेट और टाइम डिक्लेयर कर देता था, पर्चे पे लिख देता था कि इस मरीज की मृत्यु इस दिनांक को इतने बजे होगी, और उसके लिए उसने एक कोठरी बनाई हुई थी। फाइनली जब मरीज सीरियस हो जाता था तो उसको अपने आप बुलाता, जैसे हॉस्पिटल आईसीयू, और वो उस कोठरी आईसीयू के रूप में उस मुक्ति कोठरी में रख देता था, और वो ठीक उस टाइम पे बताते हैं जो टाइम उसने बोला था उसमें मार देता था, दवाई दे के या जो भी करके, एग्जैक्ट अपनी वाहवाही और अपनी दिव्य ज्ञान को दिखाने के लिए। ब्रिटिश डॉक्टर था वो, ऐसा करता था, ऐसा मैंने पढ़ा है। ऐसी बात आप करोगे तो नैनीताल नहीं, देहरादून के पास में मसूरी की तरफ लाम्बी देहर माइंस बोला जाता है। 1990 में पूरी माइन बैठ गई थी, हजारों मजदूरों की जान चली गई थी। आज भी तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, लोग बोलते हैं बड़े हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस होते हैं। हालांकि मैंने कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो देखे हैं कि वो गए और उन्होंने बोला कि उन्हें वहाँ पर कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, लेकिन जो प्रचलित बात है वो मैं बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे कमेंट लिखा था, जो मेरा इंस्टाग्राम की रील थी या यूट्यूब शॉर्ट्स था, कि आप चाइना पीक की चुड़ैल के बारे में बताओ, बड़ा फेमस है। चाइना पीक 2615 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सुंदर पीक है, चोटी है, वहाँ का ट्रैक किया जाता है। वहाँ प्रचलित ऐसा बोला जाता है कि सफ़ेद साड़ी में एक महिला मिलती है जो कि पुरुषों को भटकाती है और उनको सुसाइड पॉइंट पे ले जाके कूदने के लिए प्रेरित करती है। ये घटना सही है कि नहीं है, लेकिन जो पुलिस की एडवाइजरी होती है कि यहाँ खतरनाक जानवर हैं, अंधेरा होने के पहले वहाँ से लौट जाइए। भालू हैं, लेपर्ड हैं, टाइगर भी हो सकता है कभी कभी। जिम कॉर्बेट साहब के टाइम की अगर आप बात करोगे, नैनीताल में उनका समर होम था, कालाडूंगी में उनका विंटर होम था। उनकी कहानियों में भी बंशी चुड़ैल का जिक्र आया है। एक चुड़ैल जो उनका दोस्त था, डेंजे नाम था, ऐसा कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ नाम, वो कहानियाँ सुनाता था कि एक चुड़ैल है जो रात में चीखने की आवाज़ निकालती है। और एक बार उनके कालाडूंगी वाले बंगलों पे वो थे, तो अचानक वही चीखने की आवाज़ आई और वो बाहर निकले, देखा उन्होंने तो पेड़ के ऊपर एक अजीबोगरीब पक्षी बैठा था जिसको उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। वो आसमान की तरफ देख के चीख रहा था, उनकी राइफल की रेंज से बाहर था, निशाना लगाना मुश्किल था, अंधेरे में था, और फिर वो उड़ गया, बिल्कुल वही चीख की आवाज़ निकाल रहा था। हालांकि एक बार, ये तो उनके बड़े होने की बात है, बचपन में ही वो चीख की, बंशी की असलियत इन्होंने पता कर ली थी। एक बार ये जा रहे थे तो बारिश वारिश हो रही थी, तो क्योंकि इनको घर से जिम्मेदारी दी जाती थी कि भाई तुम्हें रोज़ जाके कोई ना कोई बर्ड्स मार के लानी है, तभी हमारे घर में चूल्हा जलेगा। चिकन वगैरह खरीदने, बकरा खरीदने के इनके पास पैसे नहीं होते थे। भरमार बंदूक में बारूद दिया जाता था, और बताते हैं कि बारूद भी इतना कम होता था कि बारूद, अगर आज के बारूद से निशाना नहीं मारा तो शायद कल का बारूद खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि उस पैसे से तो खाना खरीदना पड़ेगा।
बड़ा परिवार था, 15 लोग, 15 तो बच्चे थे। इनके माँ बाप की दोनों की दो दो शादियां हुई थी। पिता की भी दो शादियां हुई थी, माँ की भी दो शादियां हुई थी, दोनों के ही बच्चे थे। तो ये बोलते हैं कि मैंने चिड़िया मारी, लेकिन कभी मैंने उड़ती चिड़िया नहीं मारी, हमेशा बैठी चिड़िया मारी। हालांकि शिकारियों में, चिड़िया मारने वाले चिड़ी मारों में उड़ती चिड़िया को मारना अच्छा माना जाता है, गर्व का प्रतीक होता है। बैठी चिड़िया को मारना थोड़ा कायराना माना जाता है। लेकिन उनका कहना था कि मैं क्या करूं, मेरे पास बारूद ही नहीं होता, उड़ती में निशाना चूक गया तो मैं क्या करूंगा। तो किसी तरह से शिकार करके वापस आ रहे थे, वही चीख की आवाज़ सुनाई दी, तो ये भागते भागते आए। घर में किसी को बताया नहीं कि मैंने मैंने चुड़ैल की आवाज़ सुनी है, वरना घर वाले भी डांटते, क्योंकि चुड़ैल इनके पीछे आ जाती, घर वालों को भी लग जाती। ऐसे ही एक बार जा रहे थे तो ये बैठे, तो पास से ही आवाज़ आ रही थी। इन्होंने कहा देख के पता करता हूँ क्या चक्कर है। जब गए तो देखा एक पेड़ गिरा पड़ा था दूसरे पेड़ के ऊपर, और जब हवा चलती थी तो वो उसका जहाँ पे दोनों के तने ज्वाइंट हो रहे थे वो रगड़ खाते थे, तो बड़ी जोर से चीख की आवाज़ निकलती थी, ची ची ऐसे ई करके। जब रगड़ खाता था एक मोटा पेड़, उस आवाज़ को सब लोग बंशी चुड़ैल की आवाज़ समझते थे। वो राज तो जिम कॉर्बेट ने तभी पता कर लिया था कि वो बंशी चुड़ैल नहीं थी। तो ये तो दोस्तों नैनीताल वाले पथराव की घटना की बातें कर ली हमने। इसमें 99% इंसान का हाथ है और 1% भालू का हाथ हो सकता है। अगर इस एंगल पे सीसीटीवी लगा दिया जाए, सोलर वाले ड्रोन से भी दिन में निगरानी की जाए, 3-4 दिन में पता चल जाएगा, 2-3 दिन में ही पता चल जाएगा। अब इसके अलावा अभी रिसेंटली एक घटना हुई, दुर्घटना हुई कॉर्बेट में। पीताम्बर नाम के श्रमिक हैं, फॉरेस्ट में कार्यरत हैं। सर्पदुली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में उनकी ड्यूटी थी। 20 जुलाई को वो निकले अपने 3 साथियों के साथ गश्त पर, जो कि उनका रोज का काम था। बारिश हो रही थी। जब वो गश्त करके वापस आ रहे थे, सर्पदुली रेस्ट हाउस लौटने के उसमें थे, तो क्योंकि मानसून में झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो तीनों चारों लोग बातें करते हुए आ रहे थे। अचानक उन्हें झाड़ियों में कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। उन्हें लगा डियर वगैरह होगा। तभी अचानक टाइगर निकल के आ गया, अचानक से उनके ऊपर कूदा। पीताम्बर जी नीचे गिर गए, टाइगर ऊपर। इनके साथियों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, डंडा जोर जोर से जमीन पे मारने लगे, चिल्लाने लगे, हाथ ऊपर करके हाथ हाथ ऐसे करके जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो हमेशा ये होता है कि जब टाइगर का हमला हो, आप हिम्मत ना खोएं तो बचाव की उम्मीद हो जाती है, हिम्मत खोने पर तो मौत निश्चित है। अचानक इतनी आवाज़ें आई, टाइगर घबरा गया, वापस भाग के झाड़ी में चला गया। जल्दी जल्दी इनके साथियों ने उठाया, फिर भी ये लोग चिल्लाते रहे कि टाइगर कहीं वापस ना आ जाए। जल्दी से फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आए, गाड़ी में लेके रामनगर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लेके गए इनको। प्राथमिक उपचार हुआ, इसके बाद इनको हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया, मेरे ख्याल से काशीपुर में। और वहाँ वो अब खतरे के बाहर हैं। 18 टाँके आए उनको। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उस जगह पर गए देखने के लिए, तो वहाँ निशान मिले, पग मार्क मिले, गिराने के निशान मिले, सब मिले। अब उनकी चिंता का विषय ये है कि अचानक से टाइगर ने, जो फिलहाल वहाँ पे कोई टाइगर हमलावर था नहीं, अचानक हमला किया तो क्यों किया, और आगे भविष्य में दोबारा भी हमले कर सकता है, इसकी सावधानी भी करनी है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को अपनी ड्यूटी भी करनी है। ऐसे ही फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की ड्यूटी करते वक्त एक और दुर्घटना हुई गुजरात में। ताप्ती रेंज में जो रेंजर साहब थे, विकास देसाई जी, तो उन्हें सूचना मिली कि लकड़ी की स्मगलिंग हो रही है, खैर की लकड़ी की स्मगलिंग हो रही है। तो वो चेक पोस्ट पे रास्ते में गाड़ियां रोक रहे थे। एक इनोवा क्रिस्टा आ रही थी, रोकने पर रुकी नहीं और तेजी से भाग गई। फौरन इन्होंने अपनी प्राइवेट कार में, या छोटी कार, वाइट रंग की छोटी कार थी, i20 टाइप की लग रही थी मुझे, तो फोटो जो मैंने देखी, उन्होंने पीछा किया। तेज स्पीड में दोनों गाड़ियां चल रही थी, सुबह 4 बजे का वक्त था। तो जो महाराष्ट्र की तरफ गाड़ी जा रही थी, ऐसी खबरें मिली थी कि स्मगलिंग करके गुजरात से लकड़ी महाराष्ट्र जा रही है। तो वहाँ जो आरटीओ का चेक पोस्ट था, सोनगढ़ चेक पोस्ट बोलते हैं उसे, उसके वहाँ पे एक कंटेनर खड़ा हुआ था। तो तेज़ी से भगाते हुए इनोवा वाला पहले टकराया, और क्योंकि बिल्कुल बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ भाग रही थी जैसे फिल्मों में होता है, तो वो गाड़ी टकराई। इनके पास मौका था नहीं ब्रेक लगाने का, इनकी गाड़ी वैसे की वैसी क्रैश हो गई। रेंजर साहब विकास देसाई जी की वहीं पर डेथ हो गई। उनके साथ जो टीम मेंबर था रेहान गामित, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि आसान लाइफ है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की, ऐसी आसान नहीं है। लाइफ में कब किस कदम पे ऐसी चुनौती आएगी और आपको अपने देश के लिए शहीद हो जाना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ के लिए शहीद हो जाना पड़ेगा,
क्योंकि जंगल कट रहे थे, जंगल कटाव नहीं रोकोगे तो फिर वाइल्ड लाइफ कहाँ बचेगी। तो रेंजर विकास देसाई जी और उनके टीम मेंबर रेहान जी को श्रद्धांजलि के साथ मैं एंड करता हूँ इस पॉडकास्ट को। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।